नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जिसकी कहानी कह सकते हैं कि पौराणिक कथाओं जितनी ही पुरानी है। तो चलिए आज छत्तीसगढ़ के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। आपने भी ये नाम जरूर सुना होगा, भारत का धान का कटोरा। ये नाम छत्तीसगढ़ को ऐसे ही नहीं मिला है। ये इसकी उपजाऊ जमीन और खेती की जो समृद्ध विरासत है ना, उसे बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। लेकिन क्या इसकी कहानी सिर्फ धान के कटोरे तक ही सीमित है? जाहिर है नहीं। तो आखिर इसकी असली कहानी है क्या? इसका इतिहास कितना गहरा है? आइए पता लगाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को बहुत बहुत पीछे पलटना होगा। हम सीधे पहुंचेंगे पौराणिक महाकाव्यों के दौर में। तो प्राचीन काल में, जिसे आज हम छत्तीसगढ़ कहते हैं, उसे दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था और यही इसकी सबसे पुरानी पहचान है। और देखिए, इस जमीन का जुड़ाव हमारे महान महाकाव्यों से है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास का एक बहुत ही अहम हिस्सा यहीं गुजारा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये शबरी और हनुमान जी की माता अंजनी की भी धरती है। यहाँ तक कि महाभारत में भी दक्षिण कोसल का जिक्र मिलता है। तो पौराणिक युग से आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं मध्यकाल में। ये एक ऐसा दौर था जिसे इस इलाके के लिए महान राजवंशों के उदय का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। इस दौर में दो बड़े राजवंशों ने इस क्षेत्र को एक नई शक्ल दी। पहले थे पांडुवंशी, जिन्होंने करीब 6वीं से 12वीं शताब्दी तक राज किया और इस इलाके के विकास की नींव रखी। और फिर उनके बाद आए कलचुरी राजवंश, जिन्होंने रतनपुर को अपनी राजधानी के तौर पर चुना। और जब कलचुरी राजवंश का शासन आया तो कला, संस्कृति और खास तौर पर जो भव्य मंदिर बनाए गए, उनमें एक कमाल का विकास देखने को मिला। और इस दौर की जो विरासत है वो आज भी हम देख सकते हैं। खरौद और राजीम के जो मशहूर मंदिर हैं वो इसी दौर की देन है। और हाँ, सिरपुर उस समय एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनकर उभरा था, जो बौद्ध धर्म और दूसरी कई धार्मिक परंपराओं का एक अहम गढ़ था। अच्छा, तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम इतिहास के एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां सत्ता और शासन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ये था मराठों और फिर अंग्रेजों का दौर। तो देखिए, सत्ता का ये बदलाव हुआ कैसे। सबसे पहले 18वीं सदी में ये पूरा इलाका मराठा शासन के कंट्रोल में आ गया। फिर साल आया 1803, जब मराठों और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई। और इस संधि के बाद छत्तीसगढ़ सीधे ब्रिटिश प्रशासन के अधीन चला गया। और ब्रिटिश शासन के दौरान ही छत्तीसगढ़ को एक तरह से आज का एडमिनिस्ट्रेटिव शेप मिलना शुरू हुआ। इसे रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा जैसे जिलों में बांटा गया, जिसने इसकी आधुनिक प्रशासनिक नींव रखी। चलिए अब हम पहुंचते हैं 20वीं सदी में। ये वो समय था जब पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई की लहर थी। और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अपनी एक अलग पहचान के लिए संघर्ष जोर पकड़ रहा था। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया ठाकुर प्यारेलाल सिंह, दाऊ वासुदेव चंद्राकर और डॉक्टर खूबचंद बघेल जैसे बड़े और दूर की सोचने वाले नेताओं ने। देखिए, ये लोग सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी आवाज़ उठा रहे थे। और इन सब में से एक नाम खास तौर पर लिया जाता है, डॉक्टर खूबचंद बघेल का। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन का जनक कहा जाता है। एक अलग राज्य का जो सपना था ना, उसे हकीकत में बदलने में उनका रोल बहुत ही बड़ा था। और अब हम इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, एक नए आधुनिक राज्य का जन्म। तो जब भारत आज़ाद हुआ तब छत्तीसगढ़ के इलाके को मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन एक अलग राज्य बनाने की जो मांग थी वो रुकी नहीं, वो चलती रही। और फिर सालों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया, 1 नवंबर साल 2000, जब छत्तीसगढ़ को आधिकारिक तौर पर भारत के एक नए और अलग राज्य का दर्जा मिला। और इस नए राज्य की राजधानी बनाया गया रायपुर को। इसके साथ ही इसके बनने की कहानी पूरी हुई। तो चलिए एक नज़र में इस पूरे सफर को फिर से देख लेते हैं। प्राचीन काल के दक्षिण कोसल और रामायण के जमाने से लेकर मध्य युग के पांडुवंशी और कलचुरी राजवंशों तक, फिर मराठा और ब्रिटिश शासन का दौर आया। और स्वतंत्रता संग्राम के बाद आखिरकार साल 2000 में एक नए राज्य का जन्म हुआ। सच में क्या कमाल की यात्रा रही है।
तो एक प्राचीन महाकाव्य की भूमि से लेकर एक आधुनिक राज्य बनने तक का ये सफर, छत्तीसगढ़ की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पर अब सवाल ये है कि इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?